आज बात करते हैं कि स्क्रीनर पे हम स्टॉक्स को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम स्टॉक्स की इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का नाम है screener.in और मेरे हिसाब से ये बेस्ट वेबसाइट है। मैं इसी वेबसाइट को यूज़ करता हूँ किसी भी स्टॉक की स्टार्टिंग की रिसर्च करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टॉक्स के लिए बहुत ही इन डेप्थ डेटा अवेलेबल है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपके माइंड में कोई कंपनी है, आपने कहीं से भी उसके बारे में पढ़ा जाना, उसके बारे में आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप रिसर्च करना चाहते हो, तो उसके लिए कैसे रिसर्च करनी है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जब हम किसी स्टॉक को खोलते हैं स्क्रीनर पे, तो इस तरीके से ये डेटा सामने आ जाता है। अब ये यहाँ पे पहले से नहीं था, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करी हैं। हम यहाँ पे अगर कोई भी रेशियो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड रेशियो टू टेबल का यहाँ पे ऑप्शन है। इसमें अगर मैं टाइप करता हूँ तो मेरे पास नीचे से सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से किसी स्टॉक की रिसर्च करता हूँ। तो अगर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे खोला तो सबसे पहले हम इसका मार्केट कैप देख सकते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी का साइज़ कितना है, कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक का 52 वीक हाई और लो देख सकते हैं और फिर इसके साथ करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो करंट शेयर प्राइस है वो हाई और लो के मुकाबले कहाँ पे अभी काम कर रहा है। फिर हम देखते हैं स्टॉक का पी रेशियो कितना है। इससे हमें स्टॉक की वैल्यूएशन का अंदाज़ा हो जाता है कि स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा पी पे ट्रेड कर रहा है तो मतलब ओवर वैल्यूड है, बहुत नीचे है तो अंडर वैल्यूड हो सकता है। उस चीज़ को हम पी रेशियो देख के एनालाइज करते हैं। फिर हम डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक में तो उस इन्वेस्टमेंट का कितने % अमाउंट ये डिविडेंड में पे कर देगी कंपनी। तो इसका 2% है, यानी अगर आप 1 लाख रुपए इसमें लगाते हो तो साल में आपको 2,000 रुपये डिविडेंड आ जाएगा उस पर 2% इन्वेस्टमेंट का। फिर देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। फिर देखते हैं स्टॉक का प्राइस टू बुक। पी रेशियो की तरह इस रेशियो को भी हम वैल्यूएशन को देखने के लिए यूज़ करेंगे कि प्राइस टू बुक अगर बहुत महंगा है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है, कम है तो अंडर वैल्यूड हो सकता है। फिर ये एक ग्राम नंबर होता है। इसका मतलब होता है कि अगर स्टॉक का पी रेशियो हाइपोथेटिकली 15 हो और प्राइस टू बुक 1.5 हो तो स्टॉक का क्या प्राइस होना चाहिए। ये एक फेयर वैल्यूएशन कैलकुलेशन है कि 15 का पी और 1.5 का प्राइस टू बुक, तो उसके हिसाब से 1033 का रेट होना चाहिए एसबीआई का, जो आज 807 है। तो उसके हिसाब से ये अंडर वैल्यूड दिख रहा है हमें। फिर हमें देखना है कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है इस कंपनी के अंदर। प्रमोटर का स्टेक जितना ज़्यादा होता है बिजनेस के अंदर, इसका मतलब है जो उस कंपनी का मालिक है वो उतना ज़्यादा उसमें डेडिकेटेड है, उतना ज़्यादा उसका अपना स्टेक लगा हुआ है उस बिज़नेस के अंदर। अब एसबीआई तो एक गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ही प्रमोटर होल्डिंग होगी, लेकिन ये चीज़ आप हर कंपनी में देख सकते हो। कोई भी स्टॉक को आप एनालाइज करोगे तो उसमें आपको प्रमोटर होल्डिंग देखनी है, क्योंकि अगर प्रमोटर का स्टेक बहुत ज़्यादा कम है तो फिर प्रमोटर का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है बिज़नेस में। इसका मतलब उसका अपना स्टेक नहीं लगा हुआ बिज़नेस के अंदर, तो उसको तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो नहीं रहा प्रॉफिट और लॉस से बिज़नेस के। अगर किसी प्रमोटर का 5% स्टेक है सिर्फ बिज़नेस में, तो इसका मतलब उसका हाई स्टेक नहीं है ना बिज़नेस के अंदर। लेकिन अगर कोई प्रमोटर 70% 60% लेके बैठा है बिज़नेस का, इसका मतलब ही इज़ फुल्ली इनटू दैट बिज़नेस ओनली। उस बिज़नेस की परफॉर्मेंस से उसके पर्सनली लाइफ पे, उसकी वेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसका मतलब। तो आप ऐसी कंपनी चूज़ करना चाहोगे जहाँ पे प्रमोटर का हाई स्टेक हो कंपनी के अंदर, क्योंकि जो प्रमोटर अपने बिज़नेस को लेके बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो उसके अंदर हाई स्टेक ही रखना पसंद करेगा। उसके बाद हम देखते हैं डेट टू इक्विटी। अब फाइनेंस कंपनीज़ में ये थोड़ा ज़्यादा ही होता है। डेट टू इक्विटी का मतलब है कि जो इक्विटी है उसके कितने मल्टीपल्स पे डेट है उस कंपनी का। फिर हम देखते हैं इंडस्ट्री का पी क्या है ओवरऑल, क्योंकि कंपैरेटिव होती है चीज़। अगर इंडस्ट्री का पी काफ़ी कम है और कंपनी का भी कम है तो वो मतलब फिर ठीक ही है, लेकिन इंडस्ट्री का पी ज़्यादा है और कंपनी का उससे कम है, इसका मतलब वो अंडर वैल्यूड है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में चीज़ देखी जाती है। ओपीएम का मतलब होता है ऑपरेटिंग मार्जिन, कि कितने मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। ऐसे ये 5 साल का ऑपरेटिंग मार्जिन है। फिर हम देख सकते हैं ईपीएस कंपनी का, करंट प्राइस को जब हम ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पी रेशियो आता है। इसी तरीके से बाकी सब ये रेशियोज़ भी हैं। ये रेशियोज़ आपको कौन से लगाने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी में कौन सा रेशियो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है,
क्योंकि जब हम अलग अलग इंडस्ट्री के स्टॉक एनालाइज करते हैं तो अलग अलग रेशियोज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर पी रेशियो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, पर कुछ इंडस्ट्री में हो सकता है पी रेशियो इतना मैटर ना करे, क्योंकि उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत हाई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लग रही है आगे। कुछ कंपनीज़ में हो सकता है प्राइस टू बुक काफ़ी मैटर करता है, पर जैसे आईटी कंपनीज़ हैं तो उसमें प्राइस टू बुक ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एक आईटी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स नहीं होते, तो उनकी बुक वैल्यू काफ़ी कम होती है। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियोज़ आप इसमें लगा सकते हो, उस हिसाब से एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ से इस रीड मोर पे क्लिक करो, तो आपको कंपनी के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि वो किस लेवल पे काम कर रही है, उसका मार्केट शेयर कितना है, उसके प्रोडक्ट सेगमेंट्स क्या हैं, और बहुत सारे उसके बिजनेस स्पेसिफिक डिटेल्स भी मिल जाएंगी, जैसे कि उसके मेजर क्लाइंट्स कौन है, उसकी ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है, उसका फ्यूचर आउटलुक क्या है, इस सब के बारे में ब्रीफ में आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद उस कंपनी का चार्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो कितने भी टाइम फ्रेम का मैं चार्ट देख सकता हूँ। यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे ना सिर्फ प्राइस का चार्ट नहीं है, यहाँ पे पी रेशियो, प्राइस टू बुक, उन रेशियोज़ का भी चार्ट आप देख सकते हो। जैसे पी रेशियो पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं ये देख सकता हूँ कि इसका पी रेशियो किस तरीके से मूव किया है अक्रॉस द ईयर्स, और इसका मीडियन पी क्या है। तो मीडियन पी से कंपेयर करके भी करंट पी को मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि स्टॉक इस समय अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। यहाँ से हम प्राइस टू बुक, मार्केट कैप टू सेल्स, ये सब भी, इन सब चीज़ों का भी चार्ट देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स देते हैं अपनी एनालिसिस के, पर इस पर हम ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे, हम अपनी रिसर्च खुद से करेंगे। फिर भी ये थोड़े प्रोज और कॉन्स बताते हैं कंपनी के बारे में। उसके बाद हम पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर हम इस कंपनी की रिसर्च कर रहे हैं और इसकी चीज़ें देख रहे हैं तो ये कंपनी बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कहाँ पे स्टैंड करती है, ये कंपनी कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म कर रही है या अंडर परफॉर्म कर रही है, ये चीज़ें देख सकते हैं हम इसमें। फिर हमारे पास यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाते हैं कंपनी के। इसमें हमें ग्रोथ देखनी है, इसमें मेन चीज़ जो हमें देखनी है वो देखनी है ग्रोथ, कि बिज़नेस के रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है, बिज़नेस के प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है, और साथ में हमें एक्सपेंसेस को भी यहाँ पे ट्रैक करना है कि एक्सपेंसेस किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। साथ में कुछ और चीज़ें होती हैं जो कंपनी और इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती हैं। जैसे ये फाइनेंस कंपनी है तो हमें यहाँ पे एनपीएस का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे एनपीएस का फुल डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट्स पे जाके यहाँ से इसकी एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकता हूँ या फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डाउनलोड कर सकता हूँ। दिस वन। तो अगर मैं इस रिपोर्ट को खोल के देखता हूँ तो वहाँ पे मेरे को एनपीएस वगैरह सबका डेटा मिल जाएगा। बाई चांस कोई चीज़ यहाँ पे मिसिंग होती है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे साल दर साल कैसी ग्रोथ हो रही है रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, एक्सपेंसेस किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। साथ में ईपीएस की ग्रोथ भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है और सेल्स ग्रोथ है, साथ में जो स्टॉक प्राइस की ग्रोथ है, ये ओवर द ईयर्स किस तरीके से कंपाउंड हो रहा है। CAGR क्या है इसका, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब पिछले 5 साल में आप देखो जैसे सेल्स 13% ग्रो हुई है, लेकिन प्रॉफिट 36% ग्रो हो गया, मतलब मार्जिन इम्प्रूव हुआ है कंपनी का, और स्टॉक भी 34% ग्रो हुआ है साल दर साल। तो स्टॉक प्रॉफिट के बराबर ही बढ़ा है, मतलब जिस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है तो स्टॉक में भी ग्रोथ हुई है। बेस्ट केस वो होता है कि प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है पर स्टॉक में कम ग्रोथ हुई है या अभी नहीं हुई है ग्रोथ, वहाँ पे काफ़ी एक बार्गेन मिल जाता है। पर अगर बराबर भी हुई है तो भी बहुत ख़राब नहीं है, ठीक है। अगर स्टॉक की ग्रोथ ज़्यादा हुई है, प्रॉफिट में ग्रोथ काफ़ी कम हुई है, तो वो रिस्की है। फिर हम यहाँ पे बैलेंस शीट को देख सकते हैं कंपनी की। बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें जिन पे ध्यान दे सकते हैं हम वो हैं कि कंपनी के रिजर्व्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं। रिजर्व्स मतलब उनके पास कितना पैसा एडिशनल रखा हुआ है। ये बैंक है तो इसमें डिपॉजिट्स, कि लोगों के कितने बैंक डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, बोरोइंग कितनी है बैंक की, बाहर से लोन्स कितने ले रखे हैं, ये सब इनकी लाइबिलिटी में आ जाता है। फिर फिक्स्ड एसेट्स में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब बिल्डिंग, मशीनरी, वो सब चीज़ें। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स या बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, उनकी क्या वैल्यूएशन है। ऐसे ही है फिर अदर एसेट्स, इसमें कैश इक्विवेलेंट्स
मतलब जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। अभी कैश आया नहीं है, पर नियर बाई फ्यूचर में वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। लोन्स एंड एडवांसेस जो बैंक ने दिए हुए हैं वो एसेट्स में आ जाते हैं। और यहाँ पे अदर एसेट आइटम्स, इसके अंदर भी लैंडिंग की चीज़ें हो सकती हैं और बाकी अलग तरीके के एसेट्स भी हो सकते हैं जिसमें कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ऑपरेशन से, इन्वेस्टमेंट से, फाइनेंसिंग से कैश फ्लो कैसा चल रहा है बिज़नेस का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डे टू डे ऑपरेशंस आ जाते हैं बिज़नेस के। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाता है जो इन्वेस्टमेंट्स खरीदी या बेची हैं बिज़नेस ने। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फाइनेंशियल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि जो डिविडेंड पे किया है वो इसमें आ जाएगा, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है वो इसमें आ जाएगा। इस तरीके की चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें ये पता चलता है कि प्रमोटर के पास कितना स्टेक है, एफआईआईज़ के पास कितना है, टीआईआईज़ के पास कितना है और पब्लिक रिटेल के पास कितना स्टेक है कंपनी में। इसके अंदर हम एनालाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर प्रमोटर के पास हाई स्टेक है तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा हाई स्टेक है, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, देन इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटेल घुस जाता है वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि स्टॉक अंडर परफॉर्म करे या कहीं ना कहीं अपना टेम्परेरी टॉप लगा दे। बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन उन स्टॉक्स में होता है जहाँ पे यूफोरिया बनने लगता है, तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना ठीक रहता है। डीआईआईज़ और एफआईआईज़ की इन्वेस्टमेंट देख के हम भरोसा कर सकते हैं बिज़नेस के ऊपर कि अगर डीआईआईज़ और एफआईआईज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं देन इट इज़ अ ट्रस्ट वर्दी बिजनेस, वी कैन ट्रस्ट इट। क्योंकि डीआईआईज़ और एफआईआईज़ बहुत रिसर्च करके अच्छी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं इन मोस्ट केसेस। उसके बाद कंपनी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्रेडिट रेटिंग्स अवेलेबल हैं और जो हर क्वार्टर में कॉन कॉल होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उसके बारे में भी नोट्स और प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इसमें आप नोट्स में समरी पढ़ सकते हो उस पूरी कॉन कॉल की और आपको समझ आ जाएगा कि उसमें क्या बातचीत हुई है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद हमें बेसिक आइडिया लग जाता है उस बिज़नेस के बारे में कि बिज़नेस काम क्या करता है, किस लेवल पे काम करता है, उसकी मार्केट में स्टैंडिंग कैसी है, उसकी वैल्यूएशन कैसी है, ग्रोथ कैसी है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इस तरीके से रिसर्च करनी है अगर हमारे माइंड में कोई स्पेसिफिक स्टॉक है। लेकिन अगर कोई स्टॉक हमारे माइंड में नहीं है और हमारे माइंड में है एक इंडस्ट्री, हमें उस इंडस्ट्री में कोई स्टॉक ढूंढना है, तो हमें किस तरीके से रिसर्च करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे स्क्रीन्स पे हम जब जाएंगे तो सारे सेक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे सेक्टर्स यहाँ पे हैं। जिस भी सेक्टर पे मैं क्लिक करूँगा उसकी कंपनीज आ जाएंगी। तो सपोज़ हमें कोई अच्छा बैंक ढूंढना है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकें। हम बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बुलिश हैं पर हमें पता नहीं है कि कौन सा स्पेसिफिक बैंक हम चूज़ करें। हम पूरी इंडस्ट्री में से कोई अच्छा बैंक ढूंढना चाहते हैं, तो मैं उस इंडस्ट्री पे जाऊंगा तो मेरे पास सारी कंपनीज उस सेक्टर की आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो ये सारे कॉलम्स हैं इनको मैंने ऐड किया है, ये पहले से ऐसे नहीं थे। तो आपको चीज़ों को जान के ये खुद से समझना पड़ेगा कि कौन से कॉलम्स आपको चाहिए, कौन से चीज़ों के बेसिस पे, कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे आप कंपनीज़ को कंपेयर करोगे और जज करोगे कि कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का, आप किस तरीके का स्टॉक ढूंढ रहे हो। अगर आप अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढ रहे हो तो आप पी रेशियो, प्राइस टू बुक, इस तरीके की चीज़ें लगाओ। अगर आप ग्रोथ स्टॉक देख रहे हो तो प्रॉफिट ग्रोथ के रेशियो को लगाओ। तो यहाँ पे सारी कंपनीज आ गई हैं। अब मैं किस तरीके से देखूँ कि कौन सी कंपनी ठीक रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। सपोज़ मेरे को देखना है कि कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है। मैं चाहता हूँ जो मैं स्टॉक लेना चाहता हूँ उसमें चाहे ग्रोथ बहुत ज़्यादा ना हो पर वो अंडर वैल्यूड होनी चाहिए। तो मेरे को किस तरीके से देखना है, ये नेट प्रॉफिट 12 मंथ्स है, इससे मैं सॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अब डिसेंडिंग ऑर्डर में नेट प्रॉफिट के हिसाब से कंपनीज आ गई। तो मुझे दिख रहा है कि इस कंपनी का प्रॉफिट है 80,000 करोड़, लेकिन पी रेशियो इसका सिर्फ 9 का है। जबकि इससे कम प्रॉफिट जो कमा रही है कंपनी, उन कंपनीज़ का रेशियो है 20-21 का। मैं देख सकता हूँ कि SBI का प्राइस टू बुक भी 1.48 है, जबकि HDFC और ICICI बैंक का इससे ऑलमोस्ट डबल है। ऐसे ही मैं सारे कंपनीज़ के प्रॉफिट्स को यहाँ पे देख सकता हूँ और साथ में यहाँ पे जाके कंपेयर कर सकता हूँ डायरेक्टली कि कौन सी कंपनीज़ कम पी रेशियो पे ट्रेड कर रही हैं करंटली, कौन सी कंपनीज़ कम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही हैं करंटली।
तो इससे मेरे को अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी कंपनीज इस समय अंडर वैल्यूड हैं। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई मेरे को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, सबसे बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो मैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनीज़ को सॉर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्केट कैप के लगा ली कंपनीज़, फिर मैं देख सकता हूँ सबसे बड़ी कंपनीज़ कौन सी हैं इस सेक्टर की। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि जो कंपनीज सबसे हाई ग्रोथ हैं, मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वैल्यूएशन मेरे लिए इतना मैटर नहीं करती, मेरे को ग्रोथ चाहिए सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे ये रेशियो है प्रॉफिट वेरिएंस 3 ईयर्स, यानी कि पिछले 3 साल में CAGR कौन सी कंपनीज़ का कितना रहा है, इसके हिसाब से मैं सॉर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास वो कंपनीज आ जाएंगी जो सबसे ज़्यादा CAGR से ग्रो कर रही हैं पिछले 3 साल में। अब इसमें सबसे ऊपर आ रहा है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर आ रहा है साउथ इंडियन बैंक। तो जब मैंने इसके हिसाब से सॉर्ट किया तो वैसे कंपनीज आ गई। जिस भी पैरामीटर के हिसाब से हम डेटा को सॉर्ट करेंगे वैसे हमारे पास कंपनीज आ जाएंगी। फिर हम देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी उस पर्टिकुलर पैरामीटर पे टॉप पे स्टैंड करती है। उन कंपनीज की, सारी कंपनीज की रैंकिंग क्या है उन डिफरेंट पैरामीटर्स पे, उस चीज़ को देख के हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। डेटा को देखना किस तरीके से है, सॉर्ट कैसे करना है, डिफरेंट पैरामीटर्स पे सारी कंपनीज को कंपेयर किस तरीके से करना है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फाइनल स्टॉक सिलेक्शन का डिसीजन कैसे लेना है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं। वो किसी एक रेशियो के ऊपर, किसी एक फैक्टर के ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए। पर यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन कर लेते हो इंडस्ट्री में कंपनीज का, तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि कौन सी 4-5 कंपनीज हैं जिन पे आप और ज़्यादा इन डेप्थ में रिसर्च कर सकते हो, ताकि आप सिलेक्ट कर पाओ कि इनमें से बेस्ट कौन सी है। या आपके पास एक फ़िल्टर लग जाता है कि हाँ ये कंपनीज है, इनमें तो मेरे को बिल्कुल नहीं देखना, ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं। उन सब चीज़ों के लिए इस तरीके से पूरे इंडस्ट्री को हम एनालाइज कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं कि अगर ना मेरे दिमाग में इंडस्ट्री है, ना मेरे दिमाग में कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, मेरे दिमाग में है कि मुझे एक 5,000 करोड़ से छोटी कंपनी चाहिए और जिसका पी रेशियो 30 से कम हो, ये मेरी एक कंडीशन है। तो ऐसी अगर कोई भी कंडीशन मेरे माइंड में है, मैं सोचता हूँ कि ये एक परफेक्ट कंडीशन है, अगर इस कंडीशन का स्टॉक है तो मैं बाई कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से ना हम अपनी क्वेरी भी बना के स्क्रीनर पे रन कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम स्क्रीन्स पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे क्रिएट न्यू स्क्रीन, और यहाँ पे हमें क्वेरी डालनी पड़ेगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉलर देन 5,000 करोड़, प्राइस टू अर्निंग स्मॉलर देन 30, रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 15%। तो मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन लगा दी। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम चाहिए, प्राइस टू अर्निंग 30 से कम चाहिए और रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा चाहिए। इस तरीके से हमें क्वेरी लिखनी है और 2 क्वेरी के बीच में हमें एंड लिखना है, और फिर हम इस क्वेरी को रन कर देंगे। तो जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो हमारे पास सारी वो कंपनीज़ जो कि 5,000 करोड़ से छोटी हैं, 30 से कम का पी है और 15% से ज़्यादा की ROE है, वो सारी कंपनीज हमारे पास आ जाएगी। फिर उसमें हम अपने हिसाब से सॉर्ट करके डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स पे एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्क्रीनर को यूज़ कर सकते हो स्टॉक्स की रिसर्च करने के लिए और अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए।